Good morning. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class, we are going to discuss chapter number 10 of history. The name of the chapter is 10th century political formation, जिसको हम अपनी previous 2 classes में discuss कर चुके हैं. हमने previous class में discuss किया था उन old provinces के बारे में जो अंडर मुगल थी पहले, और बाद में उन्होंने कैसे अपने आप को धीरे धीरे जब मुगल वीक हो गए तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था. उसके साथ साथ हमने राजपूत राजाओं के वतन जागीर के बारे में भी डिस्कस किया था. आज हम उन प्रोविंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे या उन कम्युनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर स्ट्रगल के साथ, मुगलों के साथ काफी सारा स्ट्रगल करने के बाद अपनी आजादी उन्होंने हासिल की थी. सो टुडेज टॉपिक इज सीजिंग इंडिपेंडेंस, और उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिख कम्युनिटी के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. द सिख, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख्स into a political community during the 17th century helped in regional state building in the Punjab. जब धीरे धीरे सिख कम्युनिटी ने अपने आप को यूनाइट कर लिया और 17th सेंचुरी के दौरान उन्होंने अपने आप को एक राजनीतिक इकाई के तौर पर उभारना शुरू किया, उसी ने पंजाब स्टेट की जो है वो नींव रखी. Several battles were fought by the Guru Gobind Singh against the Rajput and the Mughal ruler. गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में काफी सारे बैटल जो है वो मुगल और राजपूत राजाओं के अगेंस्ट लड़े गए. Both before and after the institution of the खालसा in 1699. जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी तो 1699 से पहले भी और बाद में भी मुगल और राजपूत राजाओं के साथ बैटल किए गए by the Sikh. After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur leadership, declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. अब जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सिख कम्युनिटी जो है वो बंदा बहादुर साहब जो थे उनकी लीडरशिप में उन्होंने अपनी कम्युनिटी को आगे फर्दर जारी रखा और वो बैटल करते रहे मुगल्स और राजपूत राजाओं के अगेंस्ट, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को सॉवरेन किंग जो है वो बना दिया. और इसी चीज को उन्होंने प्रूव करने के लिए, अच्छे से साबित करने के लिए अपने कॉइन्स चलाए, और वो कॉइन्स जो थे वो गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से उन्होंने स्टार्ट किए. They established their own administration between the सतलज एंड जमुना. सतलज और जो जमुना रिवर है जिसको हम यमुना भी कहते हैं, उसके मिड में इस पूरे किंगडम को एस्टैब्लिश किया गया. बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716. 1715 ईस्वी जो है उसमें बंदा बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1716 में उनको मार दिया गया. अंडर a number of able leaders in the 18th century, the Sikh organized themselves into a number of band called jathas and later on misls. अब 18th सेंचुरी में भी काफी अच्छे नेतृत्व में अलग अलग नेता जो उनके बनते गए, लीडर बनते रहे, और उनके नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को यूनाइट कर लिया जत्थों में. जत्थों का मतलब होता है एक मतलब ग्रुप में उन्होंने अपने आप को ज्वाइन कर लिया, और बाद में उनको मिसल का रूप दे दिया गया जिसमें और ज्यादा लोग ऐड होते गए. सो देयर कंबाइंड फोर्स वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी और दल खालसा. जत्थों और मिसलों की जो कंबाइंड आर्मी है उसको ग्रैंड आर्मी बोला जाता था, जो पंजाबी में उसको दल खालसा बोलते हैं. द इंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी और दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द गुरु और गुरु मत्ताज. अब ये लोग जो थे, ये दल खालसा वाले, ये दिवाली और बैसाखी पर अमृतसर में इकट्ठा होते थे और वहां पर कम्युनिटी के लिए नए नए रेजोल्यूशंस जो है वो पास होते थे, डिस्कस होते थे, जिन्हें गुरु की परमिशन बोला जाता था या गुरु मत्ता बोला जाता था. अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस्ड, और इसके साथ साथ एक सिस्टम में सिख कम्युनिटी ने स्टार्ट किया, वो था राखी. अब राखी सिस्टम के अंदर ये क्या करते थे, offering protection to cultivators on the payment of tax of 20% of the produce. जो भी फसल किसान उगा रहे थे, जो भी प्रोडक्शन होता था उसके 20% जो है वो दल खालसा वाले लेते थे और उसके बदले में कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते थे.
Guru Gobind Singh had inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule और राज करेगा खालसा। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका विश्वास था कि राज करना हमारी किस्मत में है, और उनके इसी विश्वास ने जो खालसा पंथ था उसको इंस्पायर किया, और ये एक टर्म यूज करते हैं राज करेगा खालसा। Their well-knit organization enable them to put up a successful resistance to the Mughal governor first and then to the Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich provinces of Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals। अब देखिए, ये गुरु गोविंद सिंह की वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी के होने की वजह से जो सिख कम्युनिटी थी वो लगातार मुगल और राजपूत राजाओं का विद्रोह करती रही। जब अहमद शाह अब्दाली ने भी अटैक किया और उसके बाद उसने मुगल एम्परर से परमिशन ले ली थी, जिसमें पंजाब और सरहिंद की जो भी टेरिटरी थी उसको एक्वायर कर लिया था, तो यहाँ पर भी इस वेल ऑर्गेनाइज्ड दल खालसा ने ही उन चीज़ों का विरोध किया था। द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सॉवरेन रूल बाय द स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन अगेन इन 1765। बंदा बहादुर जी ने स्टार्ट किए थे, उसके बाद वो चीज़ जो है दोबारा से फिर यहाँ पर हुई और दल खालसा ने क्या किया, अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया और 1765 में उन्होंने नए कॉइन्स जो हैं वो स्टार्ट किए, इस्टेब्लिश किए। दीज कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वन ऑन द ऑर्डर इशूड बाय द खालसा इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। और ये जो कॉइन फिर से बनाए गए थे, इन कॉइन्स के ऊपर वही इंस्क्रिप्शन इनग्रेव की गई थी जो बंदा बहादुर के टाइम पे उनके आदेशों में होती थी। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century extended from Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers। जो सिख टेरिटरीज थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे तो ये इंडस रिवर से स्टार्ट होकर यमुना रिवर तक, जमुना जिसको बोलते हैं, जमुना रिवर तक यहाँ के बीच में काफ़ी फैल गई थी। ये अलग बात है कि ये सारी टेरिटरी जो है वो अलग अलग राजाओं के अंडर थी, बट बाद में वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799। सिख एक राजा हुए हैं, राजा रंजीत सिंह, इन्होंने इन अलग अलग राजाओं को यूनाइट किया और 1799 में अपनी कैपिटल जो है वो लाहौर को बनाया। नाउ लेट्स डिस्कस द मराठास। द मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम to arise out of a sustained opposition to Mughal rule। Shivaji carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families देशमुख। अब हम बात कर रहे हैं एक और पावरफुल किंगडम की जो कि रीजनल था, क्षेत्रीय था, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन इसका स्टार्टिंग में नहीं था, तो ये न्यूली जो है वो उभर के सामने आया था। बट ये स्टार्टिंग टाइम से ही मुगल रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करते रहे थे और यहाँ पर शिवाजी जो है ये काफी पॉपुलर किंग हुए हैं मराठास के। इन्होंने देशमुख जो वॉरियर फैमिलीज थी उनकी हेल्प से अपने एक स्थायी राज्य की स्थापना कर ली थी। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोरलिस्ट प्रोवाइड द बैकबोन टू द मराठाज आर्मी, और इनकी हेल्प जो है इसको और ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश करने में जो किसान थे, जो घुमक्कड़ किसान थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। ऐसी सारी कम्युनिटीज़ जो कुंबीज कहलाती हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी शिवाजी की। शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल इन द पेनिनसुला, और इन्हीं अपनी सारी फोर्सेस की हेल्प से शिवाजी जो थे उन्होंने मुगल्स को चैलेंज किया था। पेनिनसुला जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो नर्मदा और सतपुड़ा माउंटेन जो रेंज है उनसे नीचे का जो पार्ट है, जो दक्षिणी भारत है, उसको पेनिनसुला बोला जाता है। तो यहाँ पर पेनिनसुला में शिवाजी ने मुगल्स को टक्कर दी थी। आफ्टर शिवाजीज डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वाज विल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स who served Shivaji's successor as पेशवा। पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर्स भी इनको बोला जाता है, प्रधानमंत्री जो कहलाते हैं। जो जब शिवाजी जी की डेथ हो गई तो उनके जो सक्सेसर हुए उनकी हेल्प की थी पेशवा फैमिली ने, और ये जो पेशवा फैमिली थी ये चित्पावन ब्राह्मण्स थे और इनके हाथ में काफ़ी पावर जो है वो चली गई थी। बट ये अपने आप को शिवाजी के सक्सेसर के प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे और इसी हैसियत से वो सर्व भी करते थे। पुणे बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। पुणे जो है वो मराठा किंगडम की कैपिटल्स बन गया था, और अंडर पेशवा मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो पेशवा थे, जो चित्पावन ब्राह्मण परिवार था, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से मराठास के लिए क्या किया, मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया। Their success lay by bypassing the fortified areas of the Mughal by raiding cities and
by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcement could be easily disturbed. अब ये जो मराठा थे इनकी सक्सेस का क्या कारण था? ये संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं थे मुगल के सामने, तो इनके सामने कंपैरिजन में हथियार भी कम थे, बट फिर भी ये सफल होते जा रहे थे। और इसका रीज़न क्या था? इनकी युद्ध करने की स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंट थी। ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुगल होते वहाँ से चुपचाप आराम से निकल जाते और मुगल जो शहर थे या कस्बे थे उनके ऊपर अटैक करते। वहाँ पर मुगल सेनाओं को ये इस तरीके से मैदान में ले आते कि जब उनकी सप्लाई जहाँ से होनी होती उन रास्तों को ये ब्लॉक कर लेते थे और इस तरीके से ये फिर जीत जाते थे। बिटवीन 1720 and 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड, इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल बाय 1720s। अब ये धीरे धीरे जो है 1720 से 61 में मराठा एम्पायर जो है वो काफ़ी एक्सपैंड हो गया और धीरे धीरे इन्होंने दक्षिणी भारत से मुगल एम्पायर को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। और उसके बाद इन्होंने मालवा, गुजरात और इन सारे एरियाज को भी एक्वायर कर लिया। बाय द 1730s द मराठा किंग वाज रिकग्नाइज्ड एज ओवरलॉर्ड ऑफ द इंटायर डेक्कन पेनिनसुला। और 1730 आते आते जो है मराठाओं ने अपने आप को जो पेनिनसुलर इंडिया था उसका राजा अपने आप को घोषित कर दिया। He possessed the right to live चौथ एंड सरदेश मुखी इन द एंटायर रीजन। ये जो है ये टैक्स है जिनके नाम है चौथ एंड सरदेश मुखी। अब ये चौथ और सरदेश मुखी जो है वो हम अपने बॉक्स में रीड कर लेते हैं इनका डेफिनेशन को। चौथ जो है वो 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स इन द डेक्कन, दिस वाज कलेक्टेड बाय द मराठास। मराठास जो है वो 25% जो प्रोड्यूस होता था वो ले लेते थे, मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका 25% ले लिया गया बाय द मराठास, वो कहलाता था चौथ। और सरदेशमुखी जो है वो चौथ के ऊपर भी लगने वाला टैक्स था, जो जितनी कलेक्शन हुई चौथ में उसके ऊपर भी 10%, जैसे कि 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। ये दोनों ही दक्षिणी भारत में मराठास के द्वारा लगाए गए टैक्स थे। अब हम बात करते हैं आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर्स ऑफ मराठास डोमिनेशन एक्सपेंड रैपिडली। अब ये जो है धीरे धीरे मराठास का जो एक्सपेंशन था वो काफी तेज गति से बढ़ रहा था इनटू राजस्थान एंड द पंजाब इन द नॉर्थ, इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन ईस्ट एंड इनटू कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ। These were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty। अब ये देखिए पंजाब, दिल्ली, इसमें बंगाल, साउथ में तमिल, ये सारे रीजन जो है वो ऑफिशियली तो मराठास के अंडर नहीं आए, बट उन्होंने अपने आप को एक तरीके से मराठास को अपना सॉवरेन मान लिया था। और उनको वो क्या करते थे इस चीज़ को कि भाई हाँ हम आपके अंडर हैं, हम आपको सर्व करेंगे, बट हमारी जो है वो लैंड आप एक्वायर ना करो। उसके लिए वो क्या करते थे, मराठास को गिफ्ट देते थे। These were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute। वो गिफ्ट उनको देते थे एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सॉवरेनिटी, ताकि वो ये जान सके कि हम मराठास के अंदर हैं, वो मराठास हमारे स्वामी हैं। एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट ए प्राइस। ये सारी चीज़ें तो मराठाओं को मिली बट एक कॉस्ट पर मिली। कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। दीज मिलिट्री कैंपियंस ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स द मराठास। तो बहुत सारे जो शासक थे वो मराठाओं से नाराज हो गए थे कि मराठा जो वो कॉन्टिन्यूसली अपने टेरिटरी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे शासक जो हैं वो अगेंस्ट हो गए मराठास की। एज ए रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और यही कारण था कि जब बैटल हुआ था पानीपत का थर्ड बैटल, उस टाइम में मराठा जो शासक थे उनका किसी ने सहयोग नहीं किया था, क्योंकि मराठास जो हैं वो पहले उनको परेशान करते थे। सो इस टाइम पे अब उन शासकों ने मराठाओं की कोई भी हेल्प नहीं की थी। Alongside endless military campaign, the Maratha developed an effective administration system as well। अब जब ये मराठास जो थे ये लगातार मिलिट्री से अपनी टेरिटरी तो बढ़ा ही रहे थे, बट साथ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ध्यान रखते थे। Once conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demanded were gradually introducing, taking local condition into account। जैसे ही जिस रीजन को मराठा जीत लेते थे
और अपनी जो है वहाँ पे ये सिक्योरिटी कर लेते थे कि हाँ जी ये रीजन हमारे अंडर कंट्रोल आ गया था, तो उस पर जल्दी ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था टैक्स को और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट हो जाती थी। बट उसमें साथ के साथ वहाँ की जो लोकल कंडीशन थी, लोकल परिस्थितियाँ जो थी उनको ध्यान में रखा जाता था। एग्रीकल्चर वॉज इनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। This allowed Maratha chiefs or Sardars like Sindhia of Gwalior and Gaikwad of Baroda and Bhonsle of Nagpur the resources of raised powerful armies। अब इन्होंने मराठाओं ने क्या किया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया और इस बढ़ावे की वजह से उन्हें काफ़ी अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो मिलता था। और उसी रेवेन्यू से जो मराठा सरदार थे वो उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना लिया था। जैसे कि सिंधिया ने ग्वालियर में, गायकवाड़ ने बड़ौदा में और भोंसले ने नागपुर में इन सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपनी पावरफुल आर्मीज को तैयार कर लिया था। मराठा कैंपेन इनटू मालवा इन 1720s डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटी इन द रीजन। बट इसके साथ साथ जब ये अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहे थे तो ये शहरों को ज्यादा नुकसान नहीं दे रहे थे, उनके विकास में ये कोई भी बाधा नहीं डाल रहे थे। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियाज पेट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर्स। अब देखिए उज्जैन जो है वो काफी फला फूला जब सिंधियाज ने उसके ऊपर उसको संरक्षण दिया, पेट्रोनाइज किया, और ऐसे ही इंदौर जो है वो होलकर्स के नेतृत्व में काफी प्रॉस्पर्स हुआ। ये ट्रेड के मामले में काफी पॉपुलर हुए। बाय ऑल अकाउंट दीज सिटीज वर लार्ज एंड प्रॉस्परस एंड फंक्शनल एज इंपॉर्टेंट कमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स। ये काफी फले फूले ये क्षेत्र। न्यू ट्रेड रूट्स emerged within the areas controlled by the Marathas. The silk produced in Chanderi region now found a new outlet in Pune. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मराठा जो राजा थे वो उन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रेड को बढ़ावा दिया था। सो अब जिन क्षेत्रों में मराठास ने कंट्रोल कर लिया वहां पर व्यापार के नए मार्ग खुल गए थे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है चंदेरी में जो सिल्क प्रोड्यूस हो रहा था, पहले उसके लिए उसका आसपास का क्षेत्रीय मार्केट था, बट अब जब वो मराठास के कंट्रोल में आए तो पुणे भी उसके लिए एक मार्केट बन गया। वैसे ही बुरहानपुर जो पहले सिर्फ ट्रेड में पार्टिसिपेट करता था सूरत और आगरा के लिए ही, अब उसने क्या किया, अब वो उसने अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया। अब वो साउथ में पूना और नागपुर में भी अपना सामान का आदान प्रदान कर रहा था और साथ के साथ लखनऊ और इलाहाबाद ईस्ट में उसने अपने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द जाट्स। Like other states, that Jats consolidate their power during the late 17th and 18th century. जैसे कि सिख और मराठा ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, वैसे ही जाट कम्युनिटी ने भी अपनी पावर को इकट्ठा किया। लेट 17th और 18th सेंचुरी में जाट कम्युनिटी उभर कर सामने आई। अंडर देयर लीडर चूड़ामन दे एक्वायर कंट्रोल ओवर टेरिटरीज सिचुएटेड इन द वेस्ट सिटी ऑफ दिल्ली, and by 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. अब देखिए 1680 आते आते जो जाट कम्युनिटी थी वो अपने लीडर्स के अंडर इन्होंने दिल्ली और आगरा पे डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम पीरियड के लिए तो ये आगरा के जो है अभिरक्षक ही बन गए थे, कस्टोडियन बन गए थे। द जाट वर प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट एंड टाउन लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन एरिया डोमिनेटेड बाय देम। ये जो जाट कम्युनिटी थी ये प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट, कृषक ये लोग थे और इनके टाइम में पानीपत और बल्लभगढ़ जो है वो कमर्शियल स्टेट के तौर पर उभर कर सामने आए। ट्रेड व्यापार में इनका काफी नाम हुआ। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। सूरजमल राजा के टाइम पर जो भरतपुर स्टेट है वो काफी स्ट्रॉन्ग साबित हुआ। ये सूरजमल जो है वो जाट राजा थे। When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city notable took refuge there. और जब 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली के ऊपर, उस टाइम पे दिल्ली के काफी जो रिच पर्सन थे उन्होंने भरतपुर में आकर शरण ली थी, मतलब वहां पर आकर उन्होंने अपना बचाव किया था। हिज सन जवाहिर शाह, जो नादिर शाह है उनका बेटा जवाहिर शाह जो है, जब वो मुगल्स पर अटैक करने के लिए आया था तो उसके पास अपनी जो सेना थी वो 30,000 थी और उसके साथ साथ उसने हायर किया था मराठा सैनिकों को, जिसमें उन्होंने मराठास के 20,000 और 6 से 15,000 ट्रूप्स को लिया था और फिर फाइट की थी with the Mughals. While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig the Jat built an elaborate garden palace combining styles seen at Amber and Agra.
सो अभी हम देखते हैं कि जाट राजाओं ने अपने जो पैलेसेस हैं वो किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाए। सो जो भरतपुर का किला है उसको बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया, जबकि डीग के अंदर जो जाट ने महल बनाया वो गार्डन पैलेस वो अंबर और आगरा के जो डिजाइन है उनसे इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया था। इस बिल्डिंग में इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म फर्स्ट एसोसिएट विद रॉयलिटी अंडर शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे जिन आर्किटेक्चरल स्टाइल को जोड़ा गया था डिग के महल में, उन्हीं आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को इन्फ्लुएंस होकर उनको बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जिस तरीके की स्टेट इंडिया के टाइम पे थी वैसे ही कुछ कुछ स्टेट हमें वहां पर देखने को मिलती है। इन द वेरियस स्टेट सिस्टम ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया द कॉमन पीपल डिड नॉट एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ देयर गवर्नमेंट्स। जो 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे जो आम इंसान होते थे उनको अपनी राजनीति में भाग लेने की कोई छूट प्राप्त नहीं थी, और यही सेम सिचुएशन जो है वो फ्रांस में भी हमें देखने को मिलती है। In the Western world, this was the situation until the late 18th century. The American and French Revolution challenged the social and political privileges enjoyed by the aristocrats. और इसी चीज का विरोध करते हुए फ्रांस में और अमेरिका में क्रांति हुई थी, जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में नाम से जानते हैं। इसमें विद्रोह किया गया था कि सिर्फ अमीर और नोबल पर्सन्स को ही राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं है, आम लोगों की जिंदगी भी उससे प्रभावित होती है, सो उन्हें भी इसमें भाग लेना चाहिए। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन द मिडिल क्लास पीजेंट एंड आर्टिशन फोर्ट अगेंस्ट द स्पेशल राइट एंजॉयड बाय द क्लासी एंड नोबेलिटी। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि मिडिल क्लास जो लोग थे या फिर किसान थे, आर्टिशंस थे, उन सभी ने रिवोल्ट किया था किसके अगेंस्ट, जो क्लासी और नोबेलिटी क्लास को प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, उनको जो सुविधाएं अधिकार प्राप्त हैं वो सब हमें भी होने चाहिए। किसी को भी सोसाइटी के अंदर वो प्रिविलेजेस बर्थ के आधार पर नहीं होनी चाहिए। रेदर पीपल सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट्स। The philosophers of the French Revolution suggested that there be equal law and opportunities for all. इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या बेस था कि जो भी अपॉर्चुनिटीज या प्रिविलेजेस हैं, सुविधाएं हैं या अधिकार है, वो सभी को समान होने चाहिए। कानून जो है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। They also held that the authority of government should come from the people who must possess the right to participate in its affair. Movements such as French and American revolutions gradually transformed subject into citizens. So ये कुल मिला के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, इसमें यही बोला गया कि कानून सबके लिए समान होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज प्रिविलेजेस सबके लिए समान होनी चाहिए, और धीरे धीरे जो है यहाँ पर सिटीजनशिप का जो कंटेंट है वो उभर कर सामने आया। और सिटीजनशिप, नेशन स्टेट, डेमोक्रेटिक राइट्स, इन सभी ने इंडिया में जड़ें जमाई अपनी लेट 18th सेंचुरी में। हमारे यहाँ पर ये सारी टर्म्स जो है वो सामने आई, जो कि आज हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं, और जो आज हमें प्रिविलेजेस और राइट्स प्राप्त हैं, उन सभी की जड़ें जो है वो लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा लेसन जो वो समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का सिलेबस भी कवर होता है। प्यारे बच्चे, पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।